वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं डिंगली इंग्लिश डाइजेस्ट का सेशन 11, जो डेली होमवर्क शीट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है यस एकेडमी के द्वारा। ये बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए जितना बेहतरीन है, उतना ही एसएससी और डिफेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही बेहतरीन कलेक्शन आपके लिए है। उम्मीद है अब तक के सारे सेशन आप लोगों ने कर रखे होंगे और आज का जो सेशन 11 है वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। और आप लोगों ने अगर अपना सीट यहाँ से ले करके उसको बना लिया था, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशंस को। तो देखिए, आपको जो सेशन 10 मिला था उसमें भी वन डे वन कॉन्सेप्ट में T1 T2 कॉन्सेप्ट ही मैंने दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अक्सर पास्ट टाइम के दो सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें जो टाइम आपको पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और इसी को मैंने अपनी ओर से T1 का इंडिकेशन दिया रखा है। और जो टाइम जो होता है वो बाद में होता है, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, और इसी को मैंने T2 का इंडिकेशन दिया है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जिससे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अक्सर कंजक्शन आफ्टर, बिफोर, भेन, हार्डली, नो सुनर, स्कार्सली जैसे टर्म्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और जो टू बी नोटेड आप कर सकते हो, वो ये है कि T1 T2 का यूज है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में भी आप कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको करना है, एक टेंस परफेक्ट में और एक टेंस इंडेफिनिट में रहना चाहिए। तो चलिए हम आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं आगे, और जो कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखे हैं उसी से आगे। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रेन आपके स्टेशन पहुंचने से पहले निकल गई है, तो ये T1 है। और आप स्टेशन बाद में पहुंचे हैं, तो ये इंसिडेंस T2। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिस्ट का प्रयोग करना चाहिए था, तो आंसर आपको सी करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखें, तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि द थीप रैन अवे और हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का टोन ये है कि चोर जो था वो भाग चुका था इससे पहले कि पुलिस आती। तो पुलिस का आना जो है स्टूडेंट वो T2 है, और चोर का भागना T1 है, तो इसलिए आंसर हम लोगों को बी करना चाहिए था, है ना। T1 का मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द बेल आफ्टर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो आपको वहां से समझ में आ रहा है कि मैं स्कूल बाद में पहुंचा हूँ, घंटी पहले बज गई है, तो हम हैड का यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, हार्डली ही हैड लेफ्ट। ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि जब हार्डली सेंटेंस का स्टार्टर होता है तो इन्वर्जन स्ट्रक्चर से आप लोगों को पता होगा पहले ही कि आप हैड और ही का प्रयोग करना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये डायरेक्ट आंसर आप दो कर सकते थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप इन्वर्जन का एप्लीकेशन ही दे सकते हैं कि नो सुनर के साथ जब क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहले हम लोग हेड का रखेंगे यूज, और उसके बाद हम V3 रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे हेड के साथ मीट V1 देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर एक कैंसिल करो। अब डीड के साथ आप V1 रख सकते हो, तो आंसर आप दो कर सकते हो। तो कभी कभी होता है कि T1 T2 कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इन्वर्जन भी चेक करना पड़ेगा, अगर निगेटिव कंजक्शन या एडवर्ब सेंटेंस का स्टार्टर मिलेंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सेंटेंस का स्टार्टर हार्डली है, जो कि निगेटिव कंजक्शन है, और उस सेंस में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, तो देखिए क्या होगा, हार्डली के साथ आपको नेगेटिव कॉम्बिनेशन में चाहिए था कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा बढ़िया से कि डीड के साथ हम लोग V3 तो रख नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब हम हेड के साथ V3 रखना पसंद करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में क्या, सेकेंड ऑप्शन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आते हैं, जिसमें फिर से हमें T1 T2 मिलेगा, क्योंकि बीच में तो इन्वर्जन आपने देखा, लेकिन अब यहाँ फिर से T1 T2 वापस आने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था कि जब वो होटल पहुंचता है पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी इसका होटल पहुंचना बाद में हुआ है और पार्टी का स्टार्ट होना पहले हुआ है, तो पार्टी हैड बीन स्टार्टेड आप कर सकते हो। आठवां में कह रहा था कि उसने उसका नाम बताया था, यानी कि कोई लड़की या महिला है जिन्होंने उनका नाम बताया था किसी लड़के का, खास करके जब वो लड़का वहां से चला गया उसके बाद। अब देखिए, ऐसे भी सोचना चाहिए आपको कि चर्चा कब होगा, जब कोई घटनाक्रम बीत जाने के बाद हम अफसोस करेंगे, है ना, कि आपके कुछ कहने से, पाने से, मिलने से, देखने से पहले कुछ हो गया। तो ज्यादातर जो T1 होगा स्टूडेंट, वो हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में होगा, और इसी वजह से यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए था 8 का, वो ही हैड लेफ्ट द प्लेस होना चाहिए। ई शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, इससे पहले कि ये बारिश होती है हम लोग शॉपिंग कर चुके थे। अब शॉपिंग जब कर चुके थे, यानी आप पहले शॉपिंग कर लिए हैं, बाद में बारिश हुई है, क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हैं।
हैड के साथ V3 T1 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, by the time the plane had arrived I nearly had despaired of being able to board it। मतलब जिस समय तक प्लेन आता, प्लेन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। जिस समय तक प्लेन पहुंचता मेरा जो उम्मीद था मतलब कि जाने का, वो शायद जा चुका था। मतलब उम्मीद आप पहले ही छोड़ चुके थे कि अब मुझे इस पे चढ़ना है क्योंकि काफी लेट हो चुका था। तो आई नियरली हैड डिस्पेयर्ड ऑफ बीइंग एबल टू बोर्ड इट जो है ये T1 होना चाहिए, और इसी वजह से इसमें हैड V3 सही है। और यहाँ पर जो है ट्रेन या प्लेन बाद में आई है तो इसको V2 होना चाहिए था। तो यहाँ पे डबल मिस्टेक सा लग रहा है, इसलिए इसमें आंसर हम लोग को प्राइमरी जो करना होगा वो करना होगा हैड वाला हिस्सा में, कि यहाँ पे हैड V3 ये सही है, तो यहाँ से हैड डिलीट करेंगे तो आंसर सही है, सही है ना। यहाँ से हैड को डिलीट करना होगा तो आंसर बी हो जाएगा, सही है, आंसर बी करेंगे। 11th में है, सी हैड बीन ए नर्स फॉर 3 years एंड देन सी टू स्टडी मेडिसिन। मतलब वो पहले नर्स का काम कर चुकी हैं, ये T1 हो गया, और बाद में वो चाहती थी कि मेडिसिन पढ़ें या डॉक्टर बने, तो आंसर ये हो जाएगा V2 T2। चलिए बाकी हमारे पास यहाँ पे कुछ OWS के क्वेश्चन हैं जिसे आप खुद से भी पढ़ करके आंसर बना सकते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्लेस रिलेटेड वर्ड्स अगर आपको पता नहीं है तो आप इंग्लिश में कुछ जानते ही नहीं है, मैं तो बस यही मानूंगा। जैसे आप खुद ही देख लो, जहाँ पे चिड़िया को रखा जाता है, इनके रहने की जगह जो होती है जहाँ पे हम इनको रखते हैं तो अवियरी कहते हैं। जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको खुद ही शर्म आएगा कि एक्वेरियम भी आपको नहीं पता है। तो मछलियों को कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में। शेल्टर फॉर डॉग्स जो होता है आप उसे को इंग्लिश में कैनल बोलते हो, तो KENNEL आप यूज कर सकते हो। ए हाउस और शेल्टर फॉर हॉर्सेस जो होता है स्टूडेंट, हम इसी को अस्टेबल कहते हैं, और हिंदी में अस्तबल पढ़ते हैं। ए हाउस और शेल्टर फॉर ए काऊ जब यूज करता है तो इसमें दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एक होता है पेन और एक होता है BYRE बायर। कई जगह सेड भी देता है तो आप सेड भी दे सकते हो, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर हैं तो आप यही आंसर कर सकते हो। ये हो गया आपका इडियम्स, सॉरी OWS हो गया। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब मैंने रखा हुआ है इस बार ऑफ से। तो सबसे पहला फ्रेज आपके पास में ऑफ से यहाँ पे आज के सेट में है कास्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है रिलीज करना या रिमूव करना, खास करके पुरानी चीजों को। मतलब कहना ये चाह रहा था कि जब कहीं आपके यहाँ कोई फेस्टिवल वगैरह मनाया जाता है तो अक्सर आप लोग क्या करते हो, अपने घर से पुरानी चीजों को फेंक देते हो या किसी को दान दे देते हो। तो कास्ट ऑफ का मतलब फेंकना या दान देना होता है, आप उस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। सेकेंड आपके पास जो फ्रेज है आज का कम ऑफ है। कम ऑफ का सेंस ये होता है कि मान लो कि घर पे आपने पेंट कराया हुआ था, लेकिन बारिश के पानी की वजह से हो या फिर ज्यादा धूप होने की वजह से हो, वो थोड़ा फीका पड़ गया, तो कम ऑफ का हिंदी होता है फीका पड़। चलिए तो यहाँ पे फीका पड़ना का हिंदी होगा तो हम यूज कर सकते हैं फेड और गेट सेपरेटेड, खास करके प्लास्टर और पेंट के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आपको लेकर के चलते हैं आगे। इसका जो तीसरा फ्रेजल वर्ब है वो देखते हैं। वो तीसरा फ्रेजल वर्ब है आपके पास में फॉलो। जनरली क्या होता है कि कभी अटेंडेंस वगैरह कम जाता है फेस्टिवल ओकेजन के कारण, या फिर एग्जामिनेशन बच्चों का स्टार्ट होता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अटेंडेंस थोड़ा कम जाता है। तो फॉलो का हिंदी होता है आपके पास संख्या में कमी आना, है ना, संख्या में कमी आना। तो डिक्रीज इन नंबर का सेंस होता है, खास करके एडमिशन ऑफ स्टूडेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गो ऑफ अगर आप नहीं जानते तो यही सोचना है कि गलती से हवा में फायर हो गया, है ना, फायर हो जाएगा अगर आप सही से नहीं पकड़ोगे बंदूक वगैरह तो गो ऑफ का मतलब हो जाता है आपके पास में बंदूक वगैरह से फायर हो जाए। शुद्ध हिंदी में बात करो तो विस्फोट होना होता है। और जब हिंदी में आप विस्फोट होना बोलते हो तो ऑटोमेटिक है कि इंग्लिश क्या होने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है। नेक्स्ट बढ़े आपके पास में कीप ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है खास करके आप अपने बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को अगर दूर रखना चाहते हो किसी चीज से तब। तो इसका हिंदी होता है दूर रखना, ना कि दूर करना, है ना। तो दूर रखना होता है, खास करके कीप ए डिस्टेंस का सेंस है। एनिमल वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से क्वेश्चंस को पढ़ें और आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर कमेंट में करें।
जैसे कह रहा था देयर वाज ए नोटिस एट द साइट द बुशेस। अब खुद ही बताओ। कह रहा ना नोटिस है एक साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे कि आप झाड़ियों से दूरी बना के रखें, तो यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है कि हम दूरी बना के रखने की बात कर रहे हैं, तो कीप ऑफ होना चाहिए था। तो आंसर हम लोग ये कर सकते हैं। इन द बेक ऑफ रोप ट्रेजिडी द एडमिशन इन द स्कूल हैव। अब खुद ही सोच सकते हैं कि खास करके लगता है कि कहीं पे रूफ यानी कि छत गिर गई थी और उसकी वजह से एडमिशन जो है कहीं स्कूल वगैरह में बच्चों का कम गया था, क्योंकि गार्जियन थोड़ा सा डर गए होंगे। तो फॉलो का मतलब अटेंडेंस में कमी आना, फॉल मतलब गिरना होता है। ऐसे भी आप वहां से भी सोच सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए था। आई वाज सरप्राइज टू सी दैट प्लास्टर हैड द वॉल्स। अब खुद ही सोचिए, मैंने कहा था कि प्लास्टर जब किसी दीवार का कम जाता है, गिर जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा रंग कम हो गया है, प्लास्टर कम हो गया है, सीमेंट गिर गया है। तो कम ऑफ का मतलब ये सेंस होता था, ना कि ड्रॉप ऑफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा था अभी डिसाइडेड टू द स्ट्राइक। हम लोगों ने डिसाइड किया क्या स्ट्राइक को क्या करेंगे, बंद कराएंगे। तो कॉल ऑफ का मतलब बंद कराना होता है या पुट ऑफ का मतलब बंद कराना होता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये तो नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन हमें आइडिया था कि स्ट्राइक वगैरह को बंद करने के लिए हम कॉल ऑफ या पुट ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पे आपके थीम वाइज इडियम्स हैं जो आपको खुद से पढ़ना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को खुद से कलेक्ट करके स्टडी करते जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और हिंदी वगैरह करने के इस चक्कर में ज़्यादा ना रहें। ज़्यादा आपने हिंदी जो अब तक सीखा है, जानते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाता है। इसमें कुछ फेमस फेमस जो है मैं फेमस है जो मैं बता दूं। जैसे ये आपका 2 नंबर बहुत ही फेमस है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एकदम सही समय पर सही जगह निशाना लगाना। अगला होता है आपके पास में, हाँ, हेड्स विल रोल। ये भी काफी मतलब फेमस मुहावरा है। हेड्स विल रोल इसका मतलब होता है कि आपको हटाया जा सकता है, ट्रांसफर दिया जा सकता है। ये सेंस हुआ कि इस बार हो सकता है कि इस महकमे में या इस ऑफिस में, इस विभाग में बहुत सारे तबादले देखने को मिलेंगे। तो उस सेंस में आप यूज करते हैं कि मे बी हेड्स विल रोल इन दिस डिपार्टमेंट। कैन नॉट हेड और टेल इसका मतलब होता है कि ना आपको हेड और टेल समझ में आ रहा है किसी कहानी का, यानी कुछ भी समझ में ना आया ना। कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये सेंस होता है इसका। लॉस वन हेड भी काफी फेमस है। आप कह सकते हैं अपना आपा खोना होता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। अगला में है ब्यूरी वन हेड इन द सैंड। आप खुद ही बताइए कि अगर कोई शुतुरमुर्ग या कोई ऑस्ट्रिच जो मतलब होता है जो इंग्लिश में, वो अपना अगर सैंड में सिर छिपा रहा है, इसका मतलब वो खतरे को दूर भगाना चाहता है, वो खतरे से खुद को बचाना चाहता है। तो ब्यूरी वन हेड इन द सैंड का मतलब होता है खुद को खतरे से बचाना या खतरे से खुद को दूर भगाना। अगला में कह रहा है कि यार तुम तो उसके सिर पे आजकल सवार हो गए हो, तुम्हारा ही चर्चा करता रहता है वो, है ना। तो समझ जाओ यहाँ से गो टू समबडी हेड का मतलब किसी के सिर पे धुन सवार कर लेना अपना, यानी खुद पागल हो जाना, किसी के लिए क्रेजी हो जाना। प्यार मोहब्बत में ये सब हो सकता है। अब करो कि हेड अप कर लो यार, अपना जरा सिर उर ऊंचा करके एकदम टाइट से गर्दन तैयार करके रेडी हो जाओ, है ना। तो हेड्सअप का मतलब हो जाता है रेडी, है ना। तो हेड्सअप मतलब रेडी। ये आपको नया लग सकता है, लेकिन आपको पुराना बनाना पड़ेगा बार बार रिवीजन करके। नेक्स्ट वन है फील हेड ओवर हिल। इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि फॉल हेड ओवर हिल का मतलब सिर से लेकर पांव तक किसी के प्यार में जब पड़ता है कोई इंसान तब यूज होता है। बी ब्लाइंड इन लव विद समवन। तो आपको हेड इडियम्स कम से कम इस तरह से याद करने हैं कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन और उसके आंसर ऑटोमेटिक याद आए अपने उंगलियों पे। अदरवाइज आपको कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ मेरे देने से भी। अब ये जो एक बेसिक क्लोज टेस्ट का सिस्टम मैंने अपना अप्लाई किया है, इससे ये बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट लोगों को कि वो सीधे जहाँ पे भरना है वहां पर की चीजों को सोच पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो स्टोरीज आप लोग इधर देख रहे होंगे, वो स्टोरीज नहीं होती है बल्कि इवेंट्स हम इधर आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जब बता रहे हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका करंट अफेयर भी अच्छा कर रहा है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जिस तरह से स्कूल में होता था उस तरह से आपका एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे इन्हांस करने में ये बहुत ही मदद कर रहा होगा, मुझे जैसा लगता है। जैसे हम लोगों ने 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन अब टीचर डे सेलिब्रेशन के बाद हमने टीचर डे इंपॉर्टेंस के बारे में देखा। तो चलो एक थोड़ा सा स्टोरी लाइन हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं टीचर डे रिलेटेड। तो लिख रहा है कि भारत में टीचर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, और ये वास्तव में ए मार्क ऑफ ट्रिब्यूट, ये कोलोकेशन होता है स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट हैं उनके पास सबसे ज्यादा जो क्लोस्टेज अच्छा होने का वजह होता है कि उनके पास ना कोलोकेशन का बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है। तो ए मार्क ऑफ ट्रिब्यूट होता ही है। अगर आप इस बात को जानते तो अभी आंसर डायरेक्ट आप कर लेते। चलिए आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे अगर आप कंटिन्यू यहाँ इस सेशन में रहेंगे तब। तो यहाँ पे हमने ट्रिब्यूट वर्ड को फिल कर लिया कि टीचर डे को माना जाता है एक मार्क ऑफ ट्रिब्यूट की तरह, एक श्रेय देने वाले दिवस के तौर पे माना जाता है। खास करके हम ट्रिब्यूट या ट्रिब्यूट जो देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन को देना चाहते हैं जो टीचर के द्वारा दिया जाता है हमारे समाज को।
सितंबर 5 जो है वो एक्चुअल में बर्थ एनिवर्सरी भी है एक बहुत बड़े शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का। हु वाज अ बिलीवर। अब खुद ही बता सकते हैं कि वो कैसे बिलीवर थे। तो मुझे तो यही लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो होते हैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो इसको हम अस्टाउंच बिलीवर कहते हैं। ये भी कोलोकेशन ही है। हाँ, आपको नहीं लगेगा क्योंकि कहोगे सर आपके हिसाब से तो सब कुछ कोलोकेशन ही हो जाता है। जी ऐसा कुछ नहीं है। आप ही बताइए कैसे बिलीवर होते हैं लोग? सच्चे, है ना? अब सच्चे का मतलब होता है ट्रू। अब ट्रू वर्ड यहाँ पे है नहीं तो हम ट्रू के सेंस में किसका यूज कर रहे हैं? अस्टाउंच का। ये बहुत ही ट्रू बिलीवर थे, एक सच्चे बिलीवर थे, विश्वास करने वाले व्यक्ति थे कि एडुकेशन के बारे में। और ये बहुत ही वेल नोन डिप्लोमेट भी थे, एक स्कॉलर थे और प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारत के। एंड ब्लैंक स्पेस ऑल। और सबको पता है इन सब से ऊपर एक शिक्षक है। तो एबव ऑल होता है। अब बताओ ये कोलोकेशन है कि नहीं? हम बताएंगे कि आप बताओ। कहोगे हाँ सर सही बोल रहे हो आप। और सबसे ऊपर है ना एबव ऑल। ये आपको मैंने मुहावरों में भी पढ़ाया हुआ है। तो एबव ऑल हो गया यहाँ पे आपका थर्ड में। और एबव ऑल देखा जाए तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत बड़े टीचर भी रहे हैं। जब उनके कुछ स्टूडेंट और फ्रेंड के द्वारा अप्रोच हिम यानी उनके पास आकर ये कहा गया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि वो अलाउ करें, वो टीचर के तौर पे अलाउ करें उन सभी को कि वो उनका क्या करना चाहते हैं? बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे या आज भी हमारे यहाँ जो हमारे मम्मी-पापा होते हैं या दादा-दादी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किसी को याद भी नहीं होगा। तो वही बात हुआ कि जब इनके शिष्य और इनके फ्रेंड के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ये प्रीपोजिशन सेशन वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ खास करके, है ना? के बदले में इंस्टीड ऑफ कि आप ना मेरा बर्थडे अलग सेपरेटली सेलिब्रेट करने की जगह आप क्यों नहीं मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट कर देते हो, है ना? एक मुझे प्राउड प्रिविलेज दे दो। प्राउड प्रिविलेज का मतलब होगा विशेषाधिकार। एक विशेष क्षण मुझे प्रदान कर दो मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे प्रोवाइड प्रिविलेज हो जाएगा आपका चौथा में। क्या आप मुझे प्राउड प्रिविलेज क्यों ना दे दे दो कि 5 सितंबर को जो है मनाया जाए टीचर्स डे के तौर पे, है ना? जब मुझे आप इतना अच्छा टीचर मानते हो, आइडियल मानते हो, तो क्यों ना मुझे एक विशेष उपहार के तौर पे आप 5 सितंबर को टीचर डे के तौर पे अपने देश में शुरू कर दो मनाना के लिए। तब से लेकर आज तक, है ना? आप सबको पता है कि फ्रॉम देन के साथ ऑनवर्ड होगा। तब से लेकर आज तक जारी है ना? फ्रॉम देन ऑनवर्ड। अब कहोगे आपको तो लगता है आंसर याद रहता है जिस तरह से आप बता देते हो, हम लोगों के पास ये टैलेंट कब आएगा? तो जी बिल्कुल आएगा, आप धीरे-धीरे इसके साथ जुड़े रहिए, आ जाएगा। तो ये हो गया 5वां। फ्रॉम देन ऑनवर्ड और तब से लेकर आज तक 5 सितंबर जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है टीचर्स डे के तौर पे इंडिया में। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्लोज टेस्ट के माध्यम से बच्चों को खास करके मैं प्रोवाइड करके उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं जो एडवांस क्लोज टेस्ट होता है। एक्चुअल में ये एडवांस क्लोज टेस्ट कुछ नहीं होता, बस ये एग्जामिनेशन ट्रेंड का क्लोज टेस्ट होता है जिसमें क्वेश्चन और ऑप्शन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से दिए जाते हैं जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, मेरी 6 ईयर ओल्ड सिस्टर हैं और मुझसे कहती हैं या पूछती हैं। अब जब आगे क्वेश्चन में आप भीच का प्रयोग करते हो तो आपको खुद भी समझ में आता है कि जब भीच का प्रयोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंस आता है और नरेशन में क्या यूज करते हैं हम सेड के स्थान पे आस्क्ड। और वो मुझसे पूछती है। ऐसे भी देखो वनडे का मतलब ही है कि क्वेश्चन में आगे का जो क्वेश्चन भराएगा वो V2 में भराएगा, इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया? आस्क्ड रख दिया। चलिए अ, वो पूछती हैं कि व्हिच कैरियर शी शुड फॉर। सबको पता है कि ऑप्ट फॉर का मतलब ही होता है चुनना। देखो जितना भी कोलोकेशन सीखना चाहते हो मेरे क्लोजटेड सॉल्यूशन के दौरान ध्यान देते रहोगे आप तो आप सीख जाओगे। तो करा कि कौन सा एक्चुअल में मुझे कैरियर जो है ऑप्ट फॉर यानी सिलेक्ट करना चाहिए। माई फादर सजेस्टेड। आप सबको पता है सजेस्ट के साथ हमेशा दैट लगता है तो हम यहाँ पे दैट लगा लिए। मेरे पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया सी शुड बिकम ए डॉक्टर कि मेरी सिस्टर को एक डॉक्टर बनना चाहिए। कहानी में मेरी सिस्टर हैं तो मैंने उसी तरह से समझाने का कोशिश किया। माई मदर सेड ओ। जबकि मेरी मम्मी ने कहा। अब जबकि का सेंस है तो जबकि का सेंस तो देखो तो भाई का मतलब क्यों नहीं, वेयर मतलब जहां नहीं, फार नहीं, तो क्या होगा? भाईल। भाईल का मतलब जबकि भी होता है या दूसरी ओर भी होता है, तो आप यहाँ पे यही रख लो तो अच्छा रहेगा। जबकि मेरी मम्मी ने कहा, क्या कहा? सी कुड ए न्यूज़पेपर रीडर। अब सबको पता है कि उसे जो है बनना चाहिए। बनना चाहिए का मतलब होता है स्टूडेंट की बिकम, होना चाहिए, बनना चाहिए, है ना? तो चलिए यहाँ पे हो गया आपके पास में सी कुड बिकम अ न्यूज पेपर रिपोर्टर। उसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर बनना चाहिए।
आई सी वुड मेक ए टीचर। अब आप सब जब सजेशन नहीं दे रहे थे तो आप भी उसको सजेशन दोगे, और सजेशन देने की जब बात आती है तो ऑटोमेटिक है कि आप उसको सजेस्ट ही करोगे। तो उसके सेंस में अगर ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो 6 के साथ ऑप्शन आपके पास में क्या क्या बच रहा है देख लीजिए। रिगार्डेड है, प्रोपोज्ड है, बिलीव्ड है। अब यहाँ पे आंसर राइटर का बिलीव्ड है, ऐसे तो हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि हम प्रोपोज्ड के पास जाना चाहेंगे। तो चलो पहले प्रोपोज्ड ही देख के चलते हैं। आई सी वुड मेक ए टीचर। अब देखो साथ में सबको पता है कि अगर कोई टीचर बनेगा तो बढ़िया बनेगा, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको हम फाइन पीपल भी कहते हैं, श्योर टीचर थोड़े बोलते हैं एबल टीचर। तो आपने यहाँ पे रख दिया कि मैंने उसे सजेस्ट किया या मैंने सोचा कि भाई इसे जो है एक बढ़िया टीचर बनना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने अच्छा सोचा। वुड बी ए फाइन टीचर। आफ्टर ए ब्रीफ माई सिस्टर डिक्लेयर्ड। आफ्टर ए ब्रीफ का मतलब हो रहा है कि सबका जब डिसीजन वो सुन रही है तो वो चुपचाप सुन रही होती है, और चुपचाप सुन रही है तो क्या होगी, साइलेंस। आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस, ये सब चीजें कोलोकेशन ही। कुछ देर की चुप्पी के बाद मेरी सिस्टर ने डिक्लेयर किया, आई विल बिकम एक्ट्रेस। लो, आप सबको पता है कि एक्ट्रेस का जो साउंड होता है वो वोवेल होता है, और वोवेल साउंड के लिए हम लोगों को एन का यूज करना बेहतर होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एन कर लिया। उसने डिक्लेयर किया कि मैं जो है एक एक्ट्रेस बनूंगी। देन आई विल गेट एंड टू प्ले ऑल दिस रोल्स। तब मैंने है जो कि आई विल गेट एंड टू प्ले ऑल दिस रोल्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने कहा कि देखो यार, तुम लोगों का अलग अलग जो ये डिसीजन है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो, तो ये तो तभी संभव है ना जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊं और एक्ट्रेस बन के सारा रोल प्ले कर दूं तुम लोग के लिए। तो ये बढ़िया कहानी था। आंसर आप लोगों को लास्ट में क्या आया, अपॉर्चुनिटी, है ना। दिस विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले ऑल दिस रोल्स, क्योंकि अगर मैं एक्ट्रेस बनूंगी तभी तो मुझे मौका मिलेगा इतने सारे रोल प्ले करने का। ओके। तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ से कंफर्म लग रहा है कि 6 का आंसर हमें करेक्ट करके प्रोपोज करना चाहिए था, ना कि बिलीव करना चाहिए था। तो आप 6 का आंसर चेंज कर लीजिएगा अगर गलती से उन्होंने 3 दिया है तो ये बेसिक क्लोज टेस्ट किससे भी आसान था, लेकिन आपको एग्जामिनेशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑप्शन छाट करके करना होता है काम, तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब देखिए हमारे पास में प्रीपोजिशन का जो सेक्शन है वो कंटिन्यू आपको लगातार मैं रूप से दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीपोजिशन आपका जितना बढ़िया है उतना अच्छा क्लोज टेस्ट है, उतना अच्छा आपका सब कुछ है, उतना बढ़िया आपका किसी भी सेंटेंस को पकड़ने हिंदी करने का क्षमता भी होता है। तो चलिए आते हैं। अब नाउन एंड प्रीपोजिशन का ये मतलब है कि आपको इसमें हिंदी बहुत अच्छी करनी होती है, और कहीं कहीं पे ही आपको सिर्फ डिफिनिट प्रीपोजिशन जैसा कुछ आता है। तो करा यूज टुडे गुड चांस द मैच। अब सबको पता है चांस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, चांस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का मौका मिलता है किसी इंसान को, चांस ऑफ डूइंग समथिंग। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बटर एंड मैर्गेरिन, है ना, मैर्गेरिन। अगर आप इंडियन कंटिनेंट से बाहर रहते तो मैर्गेरिन के बारे में आप जानते, लेकिन आप नहीं रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक बटर ही होता है। और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको यहाँ से देखना है कि एंड किसके साथ लगता है। तो कहोगे सर डिफरेंस के साथ तो लगता ही है, लेकिन बिटवीन के साथ पेयर आता है सर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, आप लोग सब लोगों को पता है कि बिटवीन डॉट डॉट एंड होगा। किंग जॉर्ज पंचम एसोसिएशन द थ्रोन। अब देखो क्या होता है ना कि जब कोई आस्थान परिवर्तन की बात होती है तो टू लगाना चाहिए। तो राजगद्दी पर पहुंचने के लिए भी टू लगाना चाहिए था आपको यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आंसर बेहतर होगा कि आप टू का यूज करें। अब देखो 6 में बस इतना ही याद करना है कि डिजायर जो होता है वो किसी काम को करने के लिए होता है। तो उस सेंस में हमको याद होता है कि डिजायर फॉर समथिंग होता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। और ये 4 का 3 नंबर जो है वो आपको डायरेक्ट याद भी डिजायर के साथ हमेशा फॉर लगता है तो लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था ही शोज ग्रेट एबिलिटी मैथमेटिक्स। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन भी होता है। एबिलिटी के साथ हम इन का यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं, ये हम डिटेल से आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। फिलहाल तो आंसर यहाँ पे होगा कि उसने मैथमेटिक्स में अब तक काफी अच्छा टैलेंट अपना दिखाया है, तो इन्हीं यहाँ पे अच्छा से फिल करते हैं। 6 में कह रहा था कि किसी बच्चे के लिए ए ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग। ये कहावत एक है कि किसी भी बच्चे के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है ना। ए ब्लो टू सेल्फ स्टीम, ये पूरा कहावत ही होता है, मैंने आप अपना आपा कंट्रोल में रखना। तो यहाँ पे आपको आंसर याद करना पड़ सकता है, कहावतों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा कहावत है कि बच्चों को संयम कहाँ। 7वां में कह रहा है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्हें किताबों को संरक्षित कर या किताबों को एक रूप देने में काफी मुश्किल हुआ। रूप देने में काफी मुश्किल हुआ तो आप इनका यूज कर सकते हैं।
बाकी हम ये बार बार आपके क्लास सेशन के दौरान आपको बताते रहते हैं कि डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग होता है। चलिए थोड़ा सा कुछ कभी कभी होता है दिक्कत, इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है किसी को। हम्म, तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि हमारे जो एंसेस्टर थे उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था किताबों को वास्तविक रूप में लाने में। तो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग अगर आप याद कर लिए हैं तो आपको ये लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। 8वां में कह रहा है कि आई हैव नो एक्सपीरियंस टीचिंग। आप यही ना कहेंगे मुझे टीचिंग का अनुभव नहीं है, तो का अनुभव नहीं है तो बेहतर ऑप्शन क्या हो गया, ऑफ हो गया। 9th में कह रहा है कि वेनम जो होता है ये एंटी पॉइजन होता है, और कह रहा है कि वेनम जो है एक रेमेडी है स्नेक बाइट के लिए। तो आपने मैंने कहा बार बार है कि अगर आप हिंदी बेहतर ढंग से करते हैं तो ही आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आपने कहा कि भाई स्नेक बाइट के लिए बेहतर ऑप्शन है, तो इसलिए क्या आंसर करेंगे, फॉर। और ऐसे भी जब क्वेश्चन में फॉर ऑफ टू का यूज है और के लिए का हिंदी आता है, तो इसके लिए हमेशा हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि बेहतर ऑप्शन हो जाता है, अरेंज करके लिख दो, अबाउट इज द बेस्ट ऑप्शन, फॉर इज बेटर ऑप्शन, एंड नथिंग मोर ग्रेटर ऑप्शन देन, मतलब अगर आप फॉर और अबाउट जैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑफ से अभी आप काम चला सकते हो। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन आपके पास फिलहाल तो फॉर ही था। चलिए अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस होंगे क्योंकि फ्री क्वेश्चन फिलर है, तो एक दो क्वेश्चन अभी और हो सकता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे 10 नंबर में। ही फेल अ विक्टिम द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल। मतलब कहना चाह रहा था कि किसी भी ऑफिशियल के अन्याय का वो शिकार हुआ है, तो ही फेल विक्टिम ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल, या करप्ट ऑफिशियल के मतलब कि कुरीतियों का, उनके गलत कामों का वो शिकार बना। तो विक्टिम ऑफ समथिंग होता है किसी चीज का शिकार बनना। ये जो सेक्शन होता है एडवांस फिलर, ये बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन की तरह काम करता है। जैसे आपको इसमें पांच पांच पहले तो ऑप्शन होते हैं, बैंक पैटर्न और एफसीआई के बच्चों के लिए होते हैं। बाकी आप इसको हिंदी करोगे और सारे ऑप्शंस का मतलब नहीं भी जानोगे तो भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। देखो पहले करा था वे दे वर्क हार्ड, वो काम मेहनत से करते हैं, नहीं इसलिए क्योंकि, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ये अंदर का इच्छा है। अर्ज का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है। तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था कि वे मेहनत से काम करते हैं ना इसलिए, किस लिए भाई। तो ऑप्शन पहले देखो, ऑप्शन में आपके पास में क्या है, बिकॉज ऑफ इंसेंटिव। ओ मतलब कि इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, इसलिए नहीं, बल्कि उनका इच्छा रहता है तब करते हैं। सही बात है। कोई भी कर्मचारी तब तक ही काम अच्छा से करेगा जब तक उसको दो चीजें हो, या तो उसके अंदर इच्छा हो या तो बोनस प्राप्ति हो। तो करो, नहीं नहीं नहीं, उसको बोनस नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, बल्कि बस वो अंदर से इच्छा रखता है इसलिए करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हिज बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल। आप खुद ही बताओ कि आदमी अगर इतना ज्यादा डोसाइल है, डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। इसका मतलब है कि उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो परवरिश है वही हम्बल परिवार में हुआ है। तो हम्बल परिवार में हुआ है तो आंसर ही क्या हो जाएगा, हम्बल। है ना, हिज हम्बल बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल। उसका विनम्र जो पारिवारिक परिवेश है उसी की वजह से वो इतना विनम्र है। अब इसमें आप लिबरेटिव अगर नहीं जानते हो तो ये जॉब वगैरह के लिए आप यूज करते हो, जिसका मतलब होता है फायदेमंद, जिसमें आपको पैसा ज्यादा मिलता है ना, उसके आप लिबरेटिव जॉब बोलते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा था इट इज फॉर एवरीवन टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। अब सबको पता है कि जमीन, कानून, व्यवस्था, समथिंग किसी भी चीज का नियम है, उनको अबाइड बाय करना यानी फॉलो करना होना चाहिए। अब ये मुझे लग रहा है कि ये ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, सभी के लिए जरूरी होना चाहिए, तो ऑब्लिगेटरी होगा। इसका हिंदी होता है अति अनिवार्य। तो अगर आप एक बार इसको ट्राई करके मेरा सोल्यूशन देख रहे हो तब तो आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा, और डायरेक्ट अगर आप सोल्यूशन देख रहे हो तो भी आपको लग रहा होगा हाँ चीजों को मैं पहले से जानता हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। चलो, तो क्या हो गया, इट इज ऑप्शनल, नो सर इट इज ऑब्लिगेटरी, है ना। तो ऑप्शनल जो है ऑब्लिगेटरी का एंटोनिमस का भी काम कर रहा है। आप यहाँ से ये भी सोच सकते हो कि ये आपका ऑब्लिगेटरी का एंटोनिमस का भी काम कर सकता है। रिकमेंडेड का मतलब सबको पता है, जिस चीज की सिफारिश आपके द्वारा की गई हो, यानी फेवर लिया गया हो आपके द्वारा, फेवर्ड का सेंस होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि बेसिक पारा जंबल का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये कहानी ऑप्शन के साथ लिखी गई है तो थोड़ी आसान होगी, और एक जो होता है विदाउट ऑप्शन कई बार होता है, आपको उसमें ऑप्शन क्रिएट करके खुद से लिखना होता है। तो बेसिक और एडवांस करके मैंने दो पारा जंबल का कलेक्शन भी आपको दिया है। तो पहला का कलेक्शन जो है वो सारे का स्टार्टर ऑप्शन ए है, तो पहले हम ए को तो पढ़ने ही वाले हैं क्योंकि यही हमारा स्टार्टर है। करा ना, एक स्कूल के फंक्शन की बात है।
के बाद प्रिंसिपल होते हैं वो वेलकम करते हैं किनका, चीफ गेस्ट का। और यहाँ से हो गया कि ए होगा। अब हम क्या करें, फिर दिस इज फॉलोड बाय अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बाय द स्कूल चिल्ड्रन। और ये जो तो यहाँ तक चीफ गेस्ट को बुलाने तक पहुंचते हैं, उसके बीच में बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके होते हैं, सही बात है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि पहले प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, उतने देर तक कोई गेस्ट वगैरह जो आने वाले होते हैं या कुछ और भी लोग आने वाले होते हैं वो आ चुके होते हैं। उसके बाद है जो कि क्या होता है, चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है और वो अपना स्पीच जो है और देता है और प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ए बी के बाद डी होना चाहिए था। अब ए बी के बाद डी अगर आप पढ़ रहे हो तो आंसर आपको लग रहा होगा कि 3 नंबर आ रहा है, तो आप इसी के हिसाब से आप आगे भी जा सकते हो। अब जब वो प्राइज वगैरह दे देता है तो असिस्टेंट जो प्रिंसिपल है वो आपको धन्यवाद देता है, किनका, प्रिंसिपल का, कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आकर के प्राइज बांटने में हमारी मदद की। अब लास्ट में होगा कि फंक्शन जो होता है वो अंत होता है नेशनल एंथम से। अगर आप होशियार बच्चे थे तो भी सोच सकते थे कि स्टार्टर जो होगा वो ठीक है ए होगा और एंडिंग जो होगा वो किससे होगा, सी से होगा। तो ए से स्टार्ट और सी से लास्ट करके भी आप आंसर यहाँ से 3 और 4 कर सकते थे, जिसमें लास्ट में 4 को कैंसिल करना होता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एडवांस पारा जंबल का जो है उसमें आप खुद ही बताइए। सबसे पहले क्या होगा कि राजस्थानी मैन का जो स्टाइल होता है उसे हम काफी क्लासिकल मानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी स्टार्टर जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। कि राजस्थान के जो लोगों का पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत ही स्टाइलिश टाइप का होता है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो पहनते हैं वो कौन सा चीज पहनते हैं और कौन सा कपड़ा पहनते हैं इसकी चर्चा हम कर लें। तो मुझे लग रहा है ए के बाद डी करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लिख रहा है कि तरबन जो होता है ये काफी ट्रेडिशनल फॉर्म है ऐसे ही ड्रेस में से एक ड्रेस का। जब आपने कहा एक में कि बहुत सारे ये ड्रेसिंग में क्लासिकल होते हैं, तो उसमें एक क्लासिकल का एग्जाम्पल आपने डी में बता दिया कि तरबन जो है एक ऐसा ही क्लासिकल है जो कि वियरिंग है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे ए और डी के बाद कहाँ पे, तो सी में चलते हैं। क्योंकि तरवन का जो प्रोनाउन होगा इट होगा, है ना, तो इट होगा। इट इज कॉमनली नोन एज पगड़ी और साफा। जो हम साफा पहनते हैं अपने माथे पे, उसी को यहाँ पे तरवन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पगड़ी को टाइट किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, उसी तरह से यहाँ पर तरवन को अलग अलग तरीके से पहनते लोग हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन क्रिएट करना था, बस यही इसमें एडवांस लेवल था बस। करेंट न्यूज फेलर का मतलब होता है कि आपको घटनाक्रम से भी थोड़ा सा अवगत हो जाते हो और फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के दौरान थोड़ा सा ग्रामर कहीं पे वर्ड का आपको नॉलेज भी आ जाता है। जैसे मैं कह रहा था, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो 7 नए डिस्ट्रिक्ट को स्थापित करेगी। अब सबको पता है कि जब हम किसी चीज को अपने ही जगह से निकालते हैं तो आउटवर्ड का यूज करना चाहिए था। तो क्या हो गया आंसर आपके पास में, कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब ही होता है रिक्रिएट। मतलब आपके यहाँ तो है ही, आप उसको फिर से क्या कर रहे हो, कार्विंग कर रहे हो। कार्व का मतलब उकेरना है। तो आप अपने अंदर से ही उसको रिक्रिएट कर रहे हो। तो क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि वेस्ट बंगाल की सरकार जो थी उसने है जो कि आपको कुछ 7 नए डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट करने का सोचा है। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में अब हो गई है वो कितनी हो गई है, 30 हो गई है। तो अभी क्वेश्चन आपके पास अगर आपसे पूछता है कल के डेट में आपके जनरल नॉलेज में, तो आप मुझे भी क्रेडिट दे सकोगे कल के डेट में, अपने आप को क्रेडिट दे सकोगे कल के डेट में कि यार मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कॉमन एरर फिलर टाइप का कुछ इंग्लिश डाइजेस्ट में, मुझे वहां से ये क्वेश्चन याद है। चलो, फिलहाल मल्टी एरर क्वेश्चन भी आपका जो होता है वो कॉमन एरर बेस्ड के साथ साथ करेंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। इसमें एक से ज्यादा जगह गलतियां आपको निकालनी होती हैं। तो अब देखते हैं कि आप कितने होशियार बच्चे हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक, ये मुझे क्लियर हो गया। अब बताओ कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो ये तो सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब भी वन थोड़े लेता है। तो रिलीज की जगह रिलीजेज होना चाहिए था या तो रिलीज्ड होना चाहिए था। ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को ये जब रिलीज करेंगे तो पास्ट में हो जाएगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए था, रिलीज होना चाहिए था। तो पहला आंसर तो बी हो गया। अब इन्होंने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। यानी कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है। आप ये भी यहाँ से याद कर सकते हैं कि लॉकडाउन लिरिक्स और कलेक्शन ऑफ पोएम इज रिटन बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक। अब इसके बाद कर रहा था रिटेन ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपिरेशन। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है और एक्सपिरेशन का मतलब होता है कड़वा अनुभव, है ना। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव और एक्सपिरेशन मतलब कड़वा अनुभव। भाइल द पैंडेमिक नहीं होना चाहिए था क्योंकि भाइल सेंटेंस डिमांड कर देगा, तो ऐसे केस में ड्यूरिंग का यूज करना चाहिए था इनको। तो यहाँ पे आप ड्यूरिंग करते तो सी में भी गलतियां निकल जाती, है ना। जो कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने महसूस किया। इट इज रिटन बाय पोएट संजुक्ता दास। अच्छा, संजुक्ता दास के द्वारा ये लिखा गया है ना।
और ये रिलीज किया है इन्होंने नवीन पटनायक ने। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि लॉकडाउन लिरिक्स जो है लेखक कौन है इनके, संयुक्ता दास हैं। तो आपको पता चल रहा है कि सर बी में गलती है और सी में गलती है, तो बी और सी का मतलब आंसर ई होना चाहिए था। चलिए हो गया। चलिए हो गया। और यहाँ पे गलती है एक में भी है स्टूडेंट, लेकिन उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ना, तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर में यहाँ पे क्यों जरूरत है कॉमा एस लगाने का, एपोस्ट्रोफिस का तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब ए में भी गलती है स्टूडेंट, तब तो आंसर डी कर लो। और इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हम लोगों को करना पड़ेगा डी पार्ट में, जिसमें आंसर है ए में गलती की चीफ में जरूरत नहीं है क्या चीज का, तो जरूरत नहीं है चीफ में कॉमा एस लगाने का। ठीक है। अब इसके बाद का जो सेक्शन आपके पास है उसमें एक आपको दिख रहा है मैचिंग टेबल, और ये मैचिंग टेबल आपको मैं सिर्फ हिंदी करके समझा देता हूँ, बाकी आपको इनको ये मेमोराइज करना होता है खुद से। जैसे देखो हम सबको पता है कि एफिनिटी का जो हिंदी सेंस होता है वो होता है दोस्ती। अगर आप हिंदी में दोस्ती पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक है कि आपको आंसर जो है वो फ्रेंडशिप जैसा लगेगा, और आंसर आप क्या कर पाओगे, ई कर पाओगे। एप्ट के साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फॉर लेके आना, और इसका सेंस होता है कि आप किसी चीज के योग्य हो, और आप अगर किसी चीज के योग्य हो तो आप सुटेबल हो, आंसर डी आ सकता है। अलिजियांस का जो सेंस होता है वो होता है निष्ठा, और निष्ठा का जब सेंस होता है तो आप लॉयल्टी दे सकते हो, सी कर सकते हो। ऑरिक्यूलर का मतलब ये होता है आपके पास में कि ये कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ऑरिक्यूलर का मतलब क्या होता है, कान संबंधी। ऑफ ईयर होता है, और आप आंसर कर सकते हो क्या, असिलेंट का मतलब जो होते हैं वो होते हैं जो पहले हमला करते हैं, इसको आप हिंदी में हमलावर भी कर सकते हो, हमलावर जो पहले अटैक करते हैं उसके बाद आप कुछ रिएक्शन देते हो या नहीं देते। ऑस्पिशियस का हिंदी हम जानते हैं कि शुभ होता है, ये बहुत पूछता है। ऑमिनस इसका एंटोनिमस देता रहता है, तो आप शुभ के सेंस में आंसर करोगे तो फेवरेबल हो जाएगा। और मैंने बता दिया आपको कि इसका एंटोनिमस काफी फेमस है, और वो पूछता रहता है आपके पास में क्या, ओमिनस। थर्ड सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ऑगमेंट। ऑगमेंट का हिंदी हम लोग जानते हैं वृद्धि होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि वृद्धि होता है, तो आप वृद्धि के सेंस में इंक्रीज दे सकते हो, तो आंसर डी करो। अलेक्सिया जो वर्ड होता है वो एक्चुअल में कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो क्या कर सकते हैं उसको हम लोग, हाँ अलेक्सिया, इसमें क्या होता है ना कि किसी को कोई शब्द ही नहीं दिखता है, मतलब शब्द ही भूल जाता है, ये शब्द भूलना होता है। निबंध लिखते समय मतलब कि शब्द शब्द भूल गए, आपका सेंटेंस मिसमैच हो गया, इस तरह का जो बीमारी होता है शब्दों के भूलने की बीमारी, उसी को हम वर्ड ब्लाइंडनेस कहते हैं, बी कहते हैं। और अस्फिक्सिया जो आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब होता है आपके पास में दम घुटना। जब आदमी को कहीं पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम लगने लगता है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं सफोकेशन का सेंस। और अल्वीड का जो हिंदी होता है वो होता है यद्यपि, और यद्यपि का मतलब हो जाएगा ऑल्दो, आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे जीनियस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन मैंने दिया है पैसिव वॉइस का, अरे कुछ नहीं है जीनियस के लिए यार, क्वेश्चन का स्टार्टर लेट है, और क्वेश्चन में आपको लेट से स्टार्ट हो सकता है या तो भी1 से स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे आपको खुद ही सोचना है कि क्वेश्चन में जो आंसर करना चाहिए था वो पहले ये देख ले कि एक्टिव में है कि पैसिव में। तो बी केप्ट जो है वो पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में लाने के लिए क्या होगा, तो हिंदी कर लो। कीप ए स्टिक टाइट बी केप्ट ऑन र्यूमर मॉन्गर्स, अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखो, अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखो। तो क्या होगा, कीप ए स्टिक टाइट ऑन र्यूमर्स मॉन्गर्स, ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आंसर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। चलिए हो गया। तो ये था फाइनली आपके पास में आपका जो आज का सेशन था सेट नंबर 11th का वो। और अब इसमें आगे की जो चीजें हैं जिसमें आप लोगों को देखना है क्या क्या है वो भी देख लेता हूँ मैं। अच्छा ये तो आंसर सीट हो गया, ये तो मैं लेकर आ ही दिया आपको। और ये है आपका सेट नंबर मिनी मॉक टेस्ट 11, ये आप खुद करें और अगले सेट में इसका आंसर आपको मिलता है, आप वहां से खुद से मिलाएं, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो दिक्कत तो है ही। तो चलिए आज का सेशन फिनिश हुआ, और हम लोग सेट नंबर 12 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक आप जुड़े रहिए और कोशिश करिए अपने साथ में लोगों को और भी जोड़ने का, जो आपकी तरह इस होमवर्क सीरीज का फायदा उठा सकें और अपने क्लास को बेहतर करते हुए अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें।